Hello and welcome to everyone present here. Today I will begin the very first lesson of history, and the name of the chapter is the French Revolution. France की क्रांति. This is very important chapter in terms of it's relevant in the world history, and it is supposed to be the first ever revolution in the world which started a fight against monarchical form of government and talked about the rights to citizen like liberty, equality and fraternity. So today we will discuss this chapter in detail and try to understand in a simple manner. First of all, we will try to understand the meaning of a revolution. क्रांति का मतलब क्या होता है? Revolution means a great change, a big change, a drastic change in any given system or area in a short period of time. तो क्रांति एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती है. जब किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो फिर उस परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया जाता है. ये एज ए जनरल टर्म यूज होता है. मान लीजिए कि इन इंडिया में 1960-65 के दौरान गेहूं के उपज में बहुत बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी हुई क्योंकि मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ यूज किया गया. इंडिया में गेहूं के प्रोडक्शन बहुत कम होते थे. वेन जब गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया तो उसका नाम पड़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन. तो यहाँ देखते हैं कि मतलब खेती में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने पर भी रेवोल्यूशन टर्म का यूज होता है. उसी तरह से जब भारत में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसका नाम पड़ गया व्हाइट रेवोल्यूशन. और टुडे डोंट गो फार अवे, टुडे एवरीबडी आर हैविंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन इन देयर हैंड, एंड टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज द कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन. आजकल हम लोग तो सूचना क्रांति के युग में रह रहे हैं. We can contact and we can send messages instantly to anybody in any part of world in a fraction of second. आज हम अपनी सूचना, अपना संदेश संसार के किसी भी कोने में रखने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंग्लैंड में हो. सैटेलाइट्स फोन है. इफ एनी इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद इन मिनट्स इट रीचेज ऑन द गूगल. तो संसार में कहीं भी कोई घटना होती है वो गूगल पर पहुंच जाता है. तो आज से 20-25 साल पहले हम लोग इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते थे. लोग चिट्ठियां लिखते थे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन सूचना आदान प्रदान करने में, सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया. इतने मोबाइल कंपनियां हो गई, इतने टावर्स लग गए, इतने सैटेलाइट्स हो गए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया. अब सूचना बहुत जल्दी और आसानी से और कहीं भी भेजी जा सकती है. इसका नाम पड़ा संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन. सो वी कम टू नो दैट if any change take place in any area or any setup, not a long period of time, 20 years 15 years के अंदर अगर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हिस्ट्री? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ क्रांति का मतलब क्या होता है? वहाँ भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है? तो यस, यहाँ भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है. इन हिस्ट्री रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू रूल थ्रू अ स्ट्रगल ऑफ पीपल. तो इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं और वहाँ जब क्रांति किसी चीज़ की पढ़ते हैं, कोई भी क्रांति, तो वहाँ इसका यही तत्पर होता है कि वहाँ पर जो वर्तमान शासन व्यवस्था थी, वर्तमान जो जिसका शासन था, वो शासन हट जाता है और उसकी जगह पर दूसरी शासन व्यवस्था या दूसरा शासक आ जाता है. और इसके लिए जनता को संघर्ष करना पड़ता है, और जनता मतलब उस शासक को हटाने के लिए मतलब हिंसा का भी सहारा लेती है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांस की क्रांति में फिर कौन शासक हटा और कौन सी शासन व्यवस्था हटी, देखते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द मास अपराइजिंग ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस अगेंस्ट द डिक्टेटोरियल रूल ऑफ मोनार्क किंग लुई 16, which transferred the power to rule the country from monarch to the French people. It started on 14 July 1789 with an incident which is known as the storming of Bastille. तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन थी, एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसने देश की शासन करने की शक्ति को राजा से छीन करके, राजा से ट्रांसफर करके फ्रांस की जनता के हाथों में सुदूर कर दिया. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए मास अपराइजिंग ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस. ये फ्रांस की जनता का बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसमें देश को पर शासन चलाने की शक्ति जो राजा के हाथ में थी, अब वह उस क्रांति के बाद राजा के हाथ से निकल करके फ्रांसीसी जनता के हाथ में आ गई. और
इसकी शुरुआत एक बहुत ही विख्यात घटना से हुई इस क्रांति के दौरान, और वो था बास्तिल के किले पर आक्रमण, और वह 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को हुआ था। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द सीरीज ऑफ इवेंट इन विच द पीपल ऑफ फ्रांस एजिटेटेड अगेंस्ट द rule of Louis XVI, and that resulted in the transfer of power from King Louis XVI to the people of France, and it started with the famous incident of attack on the Bastille Fort on 14 July 1789. Now, the question arises, why do we study the French Revolution? What is the relevance of this revolution? इतनी साल पहले ये क्रांति हो गई और फिर भी इसे आज हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? आखिर इससे कौन सी महत्वपूर्ण बात इस क्रांति में हुई जिसे आज भी हमें पढ़ना जरूरी है? टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड। आजकल हमारे जो कुछ बेसिक राइट्स कहते हैं, जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, या संविधान में हमें क्या क्या राइट्स मिले, इस तरह की बातें होते रहती है। और लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का, अपनी बात को कहने का, और बराबरी का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, इसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि ये अधिकार हमें क्यों मिला है, और ये इसको मान के चलते हैं कि शायद हमारे संविधान बनाने वालों को ऐसी इसकी जानकारी थी, इसलिए अधिकार मिल गए। बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट दीज आइडियाज आल्सो हैव अ हिस्ट्री। लेकिन द राइट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी हैज आल्सो अ हिस्ट्री। इसका भी एक इतिहास है, और हमें याद रखना चाहिए कि इस तरह के आइडिया सबसे पहले संसार में कहाँ पर लोगों के दिमाग में आया कि सिटीजन्स को, नागरिकों को इस तरह के अधिकार होने चाहिए। क्योंकि 200-300 साल पहले तो सभी जगह मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते थे, राजा का शासन चलता था, राजा एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में रखता था, अपने हिसाब से शासन चलाता था, लोगों को उतनी स्वतंत्रता नहीं होती थी। तो आखिर किस देश, संसार के किस देश में, किस जगह पर इस तरह की सबसे पहले बात हुई? तो दिस वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द हिस्ट्री कैन फाइंड इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, the idea of liberty, freedom and equality first time originated in the French Revolution. It led to the end of monarchy and end of society based on privileges and gave way to a new system of governments. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? राजशाही का, राजतंत्र का अंत हो गया, सुविधापरक आधारित समाज का अंत हो गया, और एक नई तरह की शासन व्यवस्था इसने हमें प्रदान किया। It declared the idea that all individuals had rights and could claim equality. फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि हर नागरिक जो हैं उनको कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए और सभी लोग बराबर हैं। These notion of equality and freedom emerged as the central ideas of new age. और जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इक्वलिटी और फ्रीडम की विचारधारा लोगों के मन में आई, तो विश्व में, फ्रांस ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समाप्ति होने लगा और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना होने लगी। Upcoming topics. So now we will try to know what were the different incidents which started to take place in these revolutions, how the backgrounds were formed which resulted in the आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस में आखिर वो कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी जिसके चलते ये क्रांति हुई, जिसको हम लोग कॉजेस के नाम से भी जानते हैं, कारण के भी नाम से जानते हैं। फिर क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई उसको इवेंट्स के नाम से जानेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ। ये जब क्रांति हो गई फ्रांस में तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस। First of all, we discuss the political cause, राजनीतिक कारण। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. तो 1774 में लुई 16 जो बर्मन वंश का था, परिवार का था, राजवंश का था, उसने फ्रांस की गद्दी संभाली। He was 20 years old when he married to the Austrian princess Mary Antoinette, who always interfered with the administration. वो जब मात्र 20 साल का था लुई 16, तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेटी से हुई, और वो जो उसकी पत्नी थी वो हमेशा प्रशासन के कार्यों में दखल करती रहती थी। ही रूल्ड एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जो लुई 16 था वो एब्सोल्यूट मोनार्क था, निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश राजा था। मतलब कि देयर वाज नो एनी पॉलिटिकल बॉडी टू कीप कंट्रोल ओवर द पावर एक्सरसाइज बाय द किंग। जब राजा कोई भी शासन चलाने के लिए डिसीजन ले ले और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए, परखने के लिए कि राजा ने सही डिसीजन लिया है कि गलत लिया है, अगर कोई उस पर रोक नहीं है, उसी को एब्सोल्यूट मोनार्क कहते हैं। He had maintained a huge army and built a big extravagant court at his immense palace of Versailles, which
ड्रेन द वेल्थ ऑफ फ्रांस। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना होती थी और वो बहुत विलासितापूर्ण अपना जीवन जीता था। उसका बहुत बड़ा विलासिताओं से भरा हुआ महल वर्साई में होता था, जिस पर बहुत खर्च होता था। साम्राज्य का बहुत सा धन, बहुत बड़ी आर्मी और उसके विलासितापूर्ण महल पर खर्च हो जाता था। कॉमन पीपुल हैड नो शे इन एडमिनिस्ट्रेशन। साधारण जनता को शासन में कोई उनकी पहुंच नहीं थी। ऑल ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट वेयर ऑक्युपाइड बाय द एरिस्टोक्रेट्स। जो जितने भी शासन में ऊंचे ऊंचे पद होते थे वो सभी एरिस्टोक्रेट, धनी और संपन्न वर्ग के लोगों को मिले हुए थे। सो व्हाट डिड वी सी हियर? दैट he ascended throne in the age of 20 years. He was an absolute monarch and he was leading a lavish lifestyle. There was huge expenditure maintaining a huge army as well as Palace of Versailles, and the common people had no say into the day-to-day administration. There was a political body known as the State General, to which 3 states sent their representative to discuss contemporary issues. वहाँ एक स्टेट जनरल नाम की एक राजनीतिक संस्था हुआ करती थी जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे कोई तात्कालिक समस्या पर विचार करने के लिए। However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body. The last time it was done in 1614. तो जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी, तात्कालिक जो समस्याएं होती थी शासन व्यवस्था में, उस पर डिस्कशन करने के लिए ये स्टेट जनरल था। लेकिन स्टेट जनरल की मीटिंग कब होगी ये राजा ही डिसाइड करता था और इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। ईच स्टेट हैड 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इस राजनीतिक संस्था का भी एक बहुत बड़ी कमी थी कि हर स्टेट के लोगों को केवल 1 वोट था। जनता के हिसाब से इसमें वोटिंग नहीं होती थी। 1 पीपल 1 वोट का इसमें सिस्टम नहीं था। द स्टेट जनरल हैड पावर टू इंक्रीज द टैक्स। स्टेट जनरल को पावर था कि अगर देश में नया कर लगाना है तो वहीं पर यह प्रस्ताव पारित होता था। सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण। पॉलिटिकल कॉलेज देखने के बाद अब सामाजिक कारण पढ़ाते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस नोन एज स्टेट्स। तो फ्रांस की जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी लोग आते थे। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ a special function in the church. They had access to high offices exempted from paying taxes. तो क्लर्जी में, पादरी वर्ग में, चर्च में जो संबंधित व्यक्ति होते थे वही लोग आते थे और वे इनकी पहुंच राजा के शासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों तक थी और इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सेकेंड स्टेट जो दूसरा समाज का हिस्सा था, जो दूसरा भाग था, वो नोबेलिटी, कुलीन लोगों का, धनी संपन्न लोगों का। रिच नोबल्स ओइंग लैंड्स, ये बड़े बड़े नोबल्स होते थे, बहुत बड़ी जमीनें होती थी। एग्जेंटेड फ्रॉम टैक्स, इन्हें भी कोई टैक्स नहीं पड़ता था। एंजॉयड सर्विसेज फ्रॉम peasants obliged to work in house and fields to serve in the army or to participate in building roads. और इनको समाज में रहने वाले छोटे छोटे किसानों से बहुत मदद मिलती थी। वो उनके घर पर काम करते थे। इनकी नोबिलिटी छोटी छोटी सेना भी रखती थी, उसमें भी इनको काम करना पड़ता था। और सड़क बनाने में भी किसानों को, गरीब किसानों को काम करना पड़ता था। वो सब नोबिलिटी मेंटेन करते थे। तो व्हाट डिड वी सी? द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। क्लर्जी, पीपल रिलेटेड टू द चर्च, they were exempted from paying taxes and they have access to the high post of the king rule. Second, nobility, they were the rich nobles owing huge land in countryside and they were also exempted from paying taxes. Third state was a mixed group. थर्ड स्टेट जो था पूरे फ्रांस का 98% पॉपुलेशन फ्रांस का यही बनाता था, सबसे बड़ा तबका था। इसमें रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट एंड कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स आते थे। पहला जो इसमें ग्रुप था वो था धनी व्यापारियों का और व्यापारी लोग होते थे, इसमें साहूकार लोग होते थे और राजमहल में बड़े बड़े अधिकारी जो होते थे और वकील होते थे। दूसरा इसमें जो वर्ग था वो किसानों का था और कारीगरों का था। और तीसरा जो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था वो था छोटे छोटे किसानों का, भूमिहीन मजदूरों का और नौकरों का। तो थर्ड स्टेट में धनी लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। धनी लोग में रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे। फिर मध्यम वर्ग के पीजेंट्स और आर्टिसंस भी आते थे। और जो सबसे गरीब है, भूमिहीन मजदूर हैं, नौकर हैं या छोटे किसान हैं, वो भी इसमें आते थे। सो देयर वर 3 स्टेट्स इन द France. First state clergy, second state nobility, third states mixed group. The third state comprised 98% population of France, but they had only burden of paying taxes for expenditure. तो थर्ड स्टेज के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा फ्रांस में थी और केवल इन्हीं को देश का शासन चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण क्या थे? फ्रेंच इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड ऑन
फ्यूडल सिस्टम। तो फ्रांस की सरकार को चलाने के लिए खर्च जो आते थे वो टैक्स से आते थे। किसी भी सरकार को चलाने के लिए खर्च टैक्स से आते हैं। आज भी सरकार जो चलती है वो हम लोग टैक्स से ही होता है, चाहे आप इनकम टैक्स दें या बहुत तरह के टैक्स होते हैं। तो फ्रेंच इकोनॉमी का जो उसके अर्थव्यवस्था का आधार था वो जमीन से या फ्यूडल जो टैक्स होता था वही होता था। ड्यूरिंग लुई 16 फ्रांस हैड 2 बिलियन लिब्रे डेब्ट्स। जब वो गद्दी पर लुई 16 बैठा तो पहले से ही उस पर 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, मतलब खजाने पर पहले से ही कर्ज बोझ तले दबा हुआ था। आर्थिक स्थिति फ्रांस की ठीक नहीं थी। द गवर्नमेंट चार्ज ह्यूज टैक्सेस फ्रॉम थर्ड स्टेट। अब सरकार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए थर्ड स्टेट पर टैक्स लगाना चाहती थी। These included direct tax called tile and the number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions। तो थर्ड स्टेट को लोगों को दो तरह के टैक्स देने पड़ते थे। एक डायरेक्ट टैक्स होता था जिसे टाइल कहते थे, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे जो प्रतिदिन के यूज की चीजों पर लगते थे, टबाको वगैरह पर लगते थे। फर्स्ट टू स्टेट्स वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को फ्रांस में रहने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, केवल थर्ड टैक्स वर्ग के लोगों को ही टैक्स देना पड़ता था। और उन्हें भी दो तरह के टैक्स होते थे। एक राजा को टैक्स देना पड़ता था जिसे डायरेक्ट टैक्स कहते थे टाइल, और एक चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था जिसे हम लोग ताइद कहते थे, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था जो कि एवरीडे यूज पर लगता था। यूजलेस वार इन 1776, ये भी इकोनॉमिक कॉज में ही आता है। इन 1770 क्योंकि इससे कर्ज हो गया था बहुत। अर्थ से संबंधित जो भी कारण है वो इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। इन 1776 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु थे, और इंग्लैंड के लोग ही जाकर अमेरिका में बसे थे और बाद में वो इंग्लैंड से मतलब स्वतंत्र होना चाहते थे, तो उसको अमेरिकन कॉलोनीज कहते हैं। वहाँ के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे इंग्लैंड से, तो उसकी सहायता फ्रांस ने की थी। दिस एडेड मोर देन अ बिलियन लिब्रे टू डेप्ट ऑफ 2 बिलियन विच इज 3 बिलियन। तो फ्रांस पर जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, और इस युद्ध में फ्रांस का पार्टिसिपेट करने से टू लिबरेट द अमेरिकन कॉलोनीज 1 लिब्रे का और कर्ज बढ़ गया, तो टोटल 3 बिलियन लिब्रे हो गया। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जिनसे कर्ज लेकर फ्रांस युद्ध लड़ा था, और वो सभी लोग 10% का उस पर अब लाभ कमाना चाहते थे, 10% का ब्याज मांगने लगे। द फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंड एंड 43% ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो फ्रांस की जो सरकार थी, बजट मतलब कितना आमदनी हुआ कितना खर्च हुआ, तो उसका 43% तो केवल ब्याज देने में ही खत्म हो जाता था। इतना कर्ज हो गया था, 3 बिलियन लिब्रे का कर्ज था। तो ये इकोनॉमिक कारण था। To meet its regular expenses such as cost of maintaining the army, the court, the running government offices और the state was forced to increase taxes। अब फ्रांस की इकोनॉमिक स्थिति कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसको डे टू डे का खर्च नहीं मतलब उसके पास मतलब हो पा रहा था। जैसे मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, दरबार चलाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए, यूनिवर्सिटी में पेमेंट देने के लिए, इस तरह की समस्या आने लगी, और फिर वो टैक्स बढ़ाने के लिए बिल्कुल ही कंपेल हो गया। अब ये पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉज के बाद आता है मतलब एक अब ग्रोइंग मिडिल क्लास। ये भी फ्रांस की क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाते हैं। एक तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, दूसरा पीजेंट क्लास था। अभी ग्रोइंग मिडिल क्लास क्या है? द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म एज मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में मतलब 1700 के बाद फ्रांस में एक नया समाज उभर कर आया जो कि एजुकेटेड था। इसे मिडिल क्लास भी, मध्यम वर्ग भी कहते हैं। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इन जो पढ़े लिखे मध्यम समाज का जो उदय फ्रांस में हो रहा था 1700 के बाद में, क्योंकि अब थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो रहा था, शहरों की आबादी भी बढ़ रही थी, तो इनका यही विचार था कि समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर विशेष सुविधा नहीं मिलना चाहिए। हर आदमी का जो सामाजिक ओहदा होना चाहिए उसके मेरिट के बल पर होना चाहिए, उसमें व्यक्ति में जो गुण है उसके आधार पर उसको अपना समाज में सम्मान मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, न कि केवल जन्म ले लेने से। These ideas demanded a society based on freedom and equal laws and opportunity for all। और यही पढ़े लिखे मध्यम वर्गों का डिमांड था कि जो समाज होना चाहिए वो बराबरी पर आधारित होना चाहिए, और सबको अपने विकास करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, सबके लिए इक्वल कानून होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीविका का संघर्ष, खाने के लिए भोजन मिलना का समस्या आ गई।
जीवन जीने की समस्या आ गई, जीवन निर्वाह करने की समस्या आ गई, इसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। जीविका का समस्या आ गया, किनके लिए आया? एन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीविका का संघर्ष, उस परिस्थिति को कहते हैं जब लोगों को अपना जीविका चलाने की पर खतरा मंडराने लगता है, 2 जून की रोटी जुटाने में उनको खतरा लगने लगता है। तो इसका कारण क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789। तो फ्रांस का पॉपुलेशन जो था 1715 में 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख, और 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गया। 50 लाख का मामूली बढ़त था। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। पॉपुलेशन बढ़ा तो फिर लोगों के अनाज के भी डिमांड बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द देयर डिमांड, दिस लेड्स टू इन्फ्लेशन। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जिसके चलते फूड ग्रेन्स का दाम बढ़ गया। दिस became worse whenever there was a hail reduced the harvest। और किसी किसी साल तो मतलब पाला पड़ जाता था या बर्फबारी हो जाती थी या सूखा पड़ जाता था, तो उस साल तो फसल और बर्बाद हो जाती थी। तो फसल बर्बाद होने से फूड ग्रेन्स का दाम इतना बढ़ गया था कि जो गरीब लोग थे, जो सर्वेंट लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उनको इतने महंगे दामों पर अनाज खरीदकर खाने में मुश्किल आने लगी। तो द पीपल लिविंग इन द लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू देयर डे टू डे लाइफ टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, एंड दैट इज नोन एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस। एंड द कॉज बिहाइंड इट वाज दैट the rising population could not make pace. The rising population was so higher that the food grain production could not keep pace with it। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। रोल ऑफ फिलोसफर, तो कुछ फिलोसफर लोगों का भी इसमें योगदान रहा। वो अपना अच्छी पेपर में, अपने न्यूज़पेपर में, अपने पुस्तकों में इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिसको पढ़कर लोग आंदोलित हो गए। इन 17th and 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी जो था यूरोप में, वो ज्ञानोदय का मतलब युग था। अब ज्ञान का प्रसार हो रहा था, क्योंकि पूरा मेडाइवल पीरियड अंधकार युग माना जाता है। मेडाइवल पीरियड में जो धर्म का बोलबाला था, धर्म की पुस्तकों में जो बातें लिखी रहती थी वही लोग मान के चलते थे। विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, हर चीज का कारण नहीं खोजा जाता था। वैद्य जी लोग ट्रीटमेंट करते थे, पुजारी जी लोग जो कहते थे वही लोग मानते थे। लेकिन जब विज्ञान का आविष्कार होने लगा तो हर कार्य के पीछे कारण ढूंढा जाने लगा, और फिर एक नए युग का आगाज हुआ, और लोग अब हर चीज के पीछे कारण देखने लगे, हर चीज का सही सही पता लगाने लगे, और वो एक ज्ञान के युग में आने लगे। तो 17th and 18th century was the age of enlightenment in Europe. Various philosophers put forward their theories for the state to be based on equality and freedom। तो बहुत सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी और उसमें बताया कि जो राज्य है उसमें सभी को समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला करती थी और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी संभव नहीं थी। लेकिन अब समाज एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, अब विज्ञान का विकास हो रहा था, तो अब लोगों को इसमें भी सोच आने लगी। जॉन लॉक इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। जॉन लॉक एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उन्होंने ये बताया कि जो राजा लोग कहते हैं कि हमें देवता ने आप पर शासन करने के लिए भेजा है। राजा लोग भी बहुत चालाक थे, वो जनता से कहते थे कि मैं अपने मन से शासन नहीं कर रहा हूँ, मुझे देवता ने आप पर शासन करने के लिए भेजा है। इसको कहते हैं डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन रूल। तो कहा कि ये राजा लोग जो कहते हैं कि द गॉड हैज सेंट अस टू रूल ओवर यू इज टोटली फॉल्स, फैब्रिकेटेड, ये गलत है, उनका मन का गढ़ा हुआ है, और देयर इज नो एब्सोल्यूट लाइक टू मोनार्क। और राजा लोग कहते थे कि हमें असीमित शक्ति देवता ने दी है आप पर शासन करने के लिए, गलत है। तो जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द ट्रू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, राजा के शासन करने के लिए दैवी सिद्धांत और राजा के असीमित अधिकार होने की बात को नकार दिया। रूसो एक दूसरा फिलोसफर था, उसने proposed a form of government based on social contract between people and their representative। उसने रूसो ने अपनी किताब में लिखा कि जो सरकार होना चाहिए ना, वो जनता और शासक के बीच में एक समझौते पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो भी शासक बने वो जनता से पहले समझौता कर ले कि भाई मैं इस तरह से शासन करूंगा, और जनता भी अपनी सहमति दे। तो
इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं कि कहीं से आकर शासन करना शुरू कर दे और सारे अधिकार अपने मन से ही गढ़ दे। जनता उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे कि आपको इस ढंग से शासन करना है। जब जनता राजा को लिख कर ये दे बताए कि आपको शासन किस तरह से करना है, तो इसी को समझौता या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्ड फिलोसफर जो थे, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू एक तीसरे फिलोसफर थे और उन्होंने पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, और उनमें उन्होंने बताया कि सरकार चलाने की शक्ति एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो सरकार के 3 अंगों में विभाजित होना चाहिए, लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव फैसला लेने वाले, और जुडिशरी न्यायपालिका वाले। आज की भी डेट में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो तीनों में बटा होना चाहिए। एक आदमी के हाथ में शक्ति होने से फिर आदमी जो है वो ऑटोक्रेट हो जाता है, मनमानी करने लगता है। तो ये विचार मॉन्टेस्क्यू का था। दीज आइडियाज रिवॉल्यूशनाइज द आउटलुक ऑफ पीपुल। अब ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़कर लोगों के मन में विचार बदलने लगे। अब उनके विचार में क्रांति की भावना आने लगी कि ये लुई 16 का शासन ठीक नहीं है। तो इन दिस वे वी कम टू द 6 कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं हुई। अब ये क्रांति की शुरुआत हुई बास्तिल के किले पे आक्रमण, तो आखिर कौन कौन सी घटनाएं फ्रांस में आगे बढ़ती है। सेशन ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, फॉर्मेशन नेशनल असेंबली का गठन होता है, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस बनता है, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर रिवोल्यूशनरीज वार शुरू होता है, फिर राइज ऑफ न्यू डाइजिया जाता है, फिर फ्रांस रिपब्लिक बनता है 1840 में, फिर रॉबेस्पियर का शासन आता है, फिर रेन ऑफ टेरर चलता है, फिर रूल ऑफ डायरेक्टरी चलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे सेशन ऑफ स्टेट जनरल। ऑन 5 May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल इन द हॉल ऑफ वर्साई टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉज में देख चुका है कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और राजा को टैक्स बढ़ाना था। इसके लिए उसने 5 मई 1789 को वर्साई में एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, व्हाइल द थर्ड स्टेट सेंट 600 एजुकेटेड मेंबर्स। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 लोग उसमें आए और जबकि थर्ड स्टेट के लोगों ने 600 रिप्रेजेंटेटिव उसमें भेजा। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वेर डिनाइड टू एंट्री द असेंबली। किसानों, कारीगरों और महिलाओं को उस असेंबली में मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया गया। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state have one vote. पहले जितनी भी स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी उसमें वोटिंग का सिस्टम यही था कि 1 स्टेट 1 वोट। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों का डिमांड था कि वोटिंग जो होना चाहिए वो पूरे वोटिंग के सिस्टम में चेंज होना चाहिए और एज ए होल होना चाहिए। सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट का मौका मिलना चाहिए, सभी मेंबर को। ये नहीं कि एक स्टेट और एक वोट, और हर आदमी को एक एक वोट का अधिकार होना चाहिए। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और थर्ड स्टेट के लोग बहिष्कार कर दिए इस मीटिंग का। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ऑन 20 June 1789 लेड बाई मिराबोए एंड एबेसिए रिप्रेजेंटेटिव assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। तो 20 जून 1789 को 2 नेताओं मिराबवे और एबेसिए के नेतृत्व में ये थर्ड स्टेट के लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में वर्साई में जमा हुए। मतलब धरती के अंदर ये बना हुआ था। इंडोर धरती के अंदर नहीं, मतलब ये इंडोर टेनिस कोर्ट था, ऊपर से छाया हुआ था वर्साई में। They declared themselves a national assembly and sworn not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarch। और 20 जून 1789 को मिराबे और एबेसिए के नेतृत्व में थर्ड स्टेट के लोग वर्साई के इंडोर टेनिस हॉल में इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए नए संविधान की प्रस्ताव को निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक, जो राजा के कार्य उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखेगा, तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। तो 20 जून 1789 को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और प्रतिज्ञा की कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान का ड्राफ्टिंग नहीं कर लेते हैं, उसकी प्रति नहीं बना लेते हैं जो कि राजा के अधिकारों पर कंट्रोल करेगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मिराबे जो उनके 2 नेता थे जिसके नेतृत्व में ये लोग मीटिंग किए थे और अपने को देश का नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society feudal privileges। Mirabeau जो था वो नोबल फैमिली का था, लेकिन वो चाहता था कि समाज में लोगों की जो मतलब फ्यूडल सिस्टम है वो हटा देना चाहिए
जो समाज के थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ही ब्रॉट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। वो उसने एक अपनी पत्रिका भी निकाली और वर्साई में जो लोग जमा हुए थे थर्ड स्टेट के इंडोर क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपनी भाषण भी दिया। अबे सीए जो दूसरा नेता था वो एक पृष्ठ पुजारी ही था एंड रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और उसने भी एक पैम्फलेट लिखा जिसमें उसने लिखा व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो ये देखते हैं थर्ड स्टेट के जो नेता थे मुराबे और अबे सेबिये, ये तो नोबिलिटी और कलेजिटी ग्रुप के थे और ये दोनों राजा के सपोर्टर थे, लेकिन ये दोनों लोग थोड़ा अलग विचार के थे और इन्होंने थर्ड स्टेट के सपोर्ट के लिए वहाँ वर्साई के इंटर टेनिस कोर्ट में इनका नेता बन करके उनको मीटिंग करवाई। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है? वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साई ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड द राइट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड। तो जब नेशनल असेंबली, जब कहने का मतलब कि थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और टेनिस के वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में इकट्ठा होकर नया संविधान बनाने लगे, उस समय पूरा फ्रांस जो था वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की महंगाई मतलब काफ़ी बढ़ी हुई थी और खाने पीने की चीज़ों की कमी के चलते राइट्स भी हो रहे थे, दंगे भी हो रहे थे। तो पूरे देश में खाने पीने की चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, कमी हो गई थी और दंगे हो रहे थे। ऑन 14 जुलाई 1789 रूमर्स स्प्रेड दैट किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। तो जब राजा ने देखा कि थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए हैं, नया संविधान बना रहे हैं, अपने को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है और चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, तो राजा भी चुप बैठने वाला नहीं था और ऐसी मतलब र्यूमर फैल गई, ऐसी मतलब वहाँ पर हवा फैल गई कि राजा शायद अब सेना बुलाने वाला है और लोगों पर गोलियां चलवाएगा। Some 7,000 people stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. तो लगभग 7,000 लोगों की एक स्वयं सेना जो थी, 7,000 लोग इकट्ठा हुए और बास्टिल के किले पर आक्रमण किया, ये सोचकर कि शायद वहाँ कुछ हथियार वगैरह मिल जाए। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market. ये जो राजा के डेस्पोटिक रूल का जो मतलब ये चिन्ह था बास्टिल का किला, जहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था, उसको तोड़ दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया और उसके पत्थर को एक यादगारी के रूप में रख लिया गया, बेच दिया गया लोग मार्केट में, कि लोग कहें कि कभी राजा हुआ करता था और उसका ये किला था। Meanwhile, in the countryside too, there were riots and attacks on noble forced to flee the country. तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी दंगे हो रहे थे और नोबल्स के घरों पर आक्रमण हो रहे थे। दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यही जो घटनाएं हो रही थी, इसी को कहा जाता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। एक तरफ नेशनल असेंबली मतलब अपने को एक तरफ तो थर्ड स्टेट के लोग अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए और वर्साई के टेनिस कोर्ट में नया संविधान बनाने लगे, और दूसरी तरफ जनता जो है बास्तिल के किले के आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दी, जगह जगह राइट्स होने लगे, नोबल के घरों पर आक्रमण होने लगे। तो इसी को कहा गया कि अब क्रांति की शुरुआत हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इन 1789 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव तैयार कर लिया। ऑन 4 अगस्त लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो जब राजा ने देखा कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो उसने 4 अगस्त को नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उनका कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाया था प्रस्ताव उसको मान लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। On the night of the 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing feudal system of obligation, taxes, privileges, tithes and land confiscated from the church. तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि अब राजा कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका अब नेशनल असेंबली चेक करेगी, देखेगी कि वो डिसीजन सही है कि नहीं है, तब वो पूरे देश में लागू होगा। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब राजा एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रहा। तो जैसे ही मतलब ये प्रस्ताव तैयार हुआ तो 4 अगस्त को ये नेशनल असेंबली जो ने थी एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन, माने जमींदारों के घर में जाकर काम बेगारी करने की प्रथा खत्म हो गई। टैक्सेस जो थे, सुविधा पर आधारित जो समाज था वो खत्म हो जाएगा। टाइट सब किसी को नहीं देना पड़ेगा और चर्च से भी बहुत सारी उन्हें जमीन मिल गया नेशनल असेंबली को। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लिस्ट 2 बिलियन लिब्रे। तो अब सरकार में 2 पार्ट हो गए, एक किंग अलग हो गया और दूसरा नेशनल असेंबली हो गई। मतलब अब किंग अपने मन से शासन नहीं चला पाएगा, अब नेशनल असेंबली उसके कार्यों को देखेगी और नेशनल असेंबली जो गवर्नमेंट थी उसे 2 बिलियन लिब्रे का धन की संपत्ति की प्राप्ति हुई, चर्च से बहुत जमीन मिला।
New constitution. The National Assembly completed the framing of the constitution in 1791 with an aim to limit the power of constitution. तो अब नेशनल असेंबली में 1791 में फाइनली constitution तैयार किया. उस समय वो ड्राफ्टिंग था, लेकिन 1791 में नया संविधान बनकर के तैयार हो गया नेशनल असेंबली द्वारा, जिसने राजा के शक्तियों को सीमित कर दिया. पावर्स वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब जो शक्ति थी देश को शासन चलाने की, वो 3 भागों में बट गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और जैसे ही इस तरह के पद्धति लागू हुई, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. मतलब राजा अकेले अब देश का शासन नहीं चला सकता था. अब नेशनल असेंबली जो थी वो उसके कार्यों पर नजर रखने वाली थी, और जो शक्ति था शासन चलाने का वो 3 पार्ट में बन गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ये हुआ 1791 में संविधान बनने के बाद. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. सिटीजन्स वोटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली. तो 1791 में अब कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को मिल गई. अब देश में कोई भी नया कानून नेशनल असेंबली बनाएगी, और नेशनल असेंबली का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता था, वो इनडायरेक्टली होता था. पहले क्या, एक ग्रुप ऑफ सिटीजन वोटेड ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स. सबसे पहले जो सिटीजन होते थे वो एक इलेक्ट्रोड का चुनाव करते थे, और फिर वो इलेक्ट्रोड जो थे वो नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे. ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wages were given the status of active citizen, and that is they were entitled to vote. लेकिन फ्रांस में वोटिंग देने का राइट सबको नहीं मिला. फ्रांस में 25 साल से उम्र के वैसे पुरुष जिनको 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने का हैसियत था, वही वोट दे सकते थे, मतलब जो थोड़ा रिच थे. तो दिस वाज द बिगिनिंग. द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन. तो पूरे जनता को 2 भागों में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट था. वो लोग कौन थे? Those men who were able to pay the taxes equal to the wages of 3-day wages were able to pay the were able to cast their vote. तो वैसे पुरुष, महिलाएं नहीं, ऐसे पुरुष जिनको 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने की हैसियत थी, संपत्ति थी, वही वोट दे सकते थे. और बाकी सभी पुरुषों को जो गरीब थे, जिनको 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने की शक्ति नहीं थी, उन्हें पैसिव सिटीजन माना गया. वोमेन्स को भी पैसिव सिटीजन माना गया. टू क्वालिफाई एन इलेक्टर and as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. तो ये जो वोटिंग होती थी उससे पहले एक इलेक्ट्रोल का चुनाव होता था. 700 से ज़्यादा उसमें सदस्य चुने जाते थे, और उसका सदस्य बनने के लिए आपको बहुत टैक्स पे करने वाले बिरादरी से होना चाहिए. गरीब आदमी इलेक्ट्रोल नहीं बन सकता था, क्योंकि वही नेशनल असेंबली में जा सकता था. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. जो नया संविधान 1791 में बना था, वो एक घोषणा के साथ शुरू होता है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. पुरुषों और नागरिकों के अधिकार के साथ ही इसकी शुरुआत होती है संविधान की. सच राइट्स एट्स राइट ऑफ द लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, and that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. तो यही जो सबसे पहली बात संसार में सामने आई कि 1791 में जो संविधान बना, उसमें सबसे पहले जो राइट मिले, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, इसको प्राकृतिक और नहीं छीने जाने वाला योग अधिकार माना गया. मतलब जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया उसके लिए ये राइट्स होने ही होने चाहिए, इसलिए इसको नेचुरल माना गया. और इस राइट्स को कोई ले नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है, इसे इनएलिएनेबल राइट्स माना गया, और इसको जन्म से ही मिलना चाहिए. तो यही जो था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत हुआ, जिसको कहा जाता है कि फ्रेंच क्रांति में कौन कौन से राइट्स मिले लोगों को पहली बार. It was made the duty of state to protect each citizen's natural right. और यहाँ तक कि सरकार को ये जिम्मेवारी दी गई कि प्रत्येक जनता के इस राइट्स का सुरक्षा होना चाहिए. रिवॉल्यूशनरीज वार. अब इसके बाद क्या होता है फ्रांस में, जब नेशनल असेंबली बन गई, संविधान बन गया और राइट्स बन गए, तो अब राजा क्या कर रहा है? द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. तो आने वाले समय में फ्रांस की स्थिति काफ़ी
टेंशन से भरी हुई थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia and Austria to send troops to put down the events that had been taking place in France. तो यद्यपि राजा मतलब मजबूरी में आकर नए संविधान पर साइन कर दिया था, लेकिन वो अगल बगल के दूसरे राजाओं प्रसिया और ऑस्ट्रिया से गुपचुप तरीके से मतलब अपना समझौता कर रहा था कि आप लोग अपनी सेना भेजें और इस तरह की घटनाओं को फ्रांस में दबाया जा सके। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेपोलियन असेंबली नेशनल असेंबली इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली को इस बात की भनक पड़ गई कि जो लुई 16 है अगल बगल के राजा लोग से मिल करके उनकी सेना यहाँ बुलवाना चाहता है। तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रसिया के अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा कर दी। द फ्रेंच आर्मी सैंग मार्सिले, सॉन्ग कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डे लिसे। और इसी समय फ्रेंच आर्मी ने एक गीत गाया मार्सिले, जो बाद में फ्रांस की राष्ट्रीय गीत बनी। रॉजर डी लिसे ने इसे लिखा था। द रिवोल्यूशनरी वार अगेन ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज तो फील। तो जितने भी अच्छे अच्छे पुरुष थे अब आर्मी में भर्ती होने लगे और सीमा पर लड़ने के लिए जाने लगे, और इससे फ्रांस को काफ़ी लॉस हुआ, आर्थिक क्षति भी हुई। क्रांतिकारी युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। राइज ऑफ न्यू रिवोल्यूशनरी आइडियाज। व्हाइल द मेन वेयर away fighting at the front, women were left to cope up with the task of earning a living and looking after the family. तो जब क्रांतिकारी वार युद्ध शुरू हो गया ऑस्ट्रिया और प्रसिया के विरुद्ध में, और इसमें देश के नवयुवक जाकर सीमा पर लड़ाई लड़ने लगे, तो पीछे महिलाओं की घर चलाने की जिम्मेवारी आ गई कि जीविका मतलब चलाएं और बाल बच्चों को देखें। Large section of population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the rich section of society. समाज में एक बहुत बड़ा तबका ये भी सोच रहा था कि अभी क्रांति को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो राइट्स, वोटिंग राइट्स मिले हैं वो तो केवल रिच व्यक्ति को ही मिले हैं, अभी तो क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स फॉर पीपल टू विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो लोग राजनीतिक मतलब संगठन बनाने लगे और जगह जगह बैठकर इस पर चर्चा भी करने लगे कि अब क्रांति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि सभी को वोटिंग राइट्स मिले। The most successful of these clubs, that of the Jacobians under the leadership of Maximilien Robespierre, which got its name from the former convent of Saint Joseph in Paris. तो अब इसी क्लब में एक सबसे जो नामी क्लब सामने उभर कर आया था वो जैकोबियन क्लब्स था, और उसके नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो कि वहाँ के सेंट जाकब के कॉन्वेंट से वो बिलोंग करते थे, और उसी के नाम पर जैकोबियन क्लब पड़ा था। फ्रेंच रिपब्लिक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो 1791 में फ्रांस बन गया था, और गवर्नमेंट का पावर 3 लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में बढ़ गया था। राजा के कार्यों पर नज़र रखने के लिए एक नेशनल असेंबली बन गई थी, लेकिन उसका चुनाव इनडायरेक्टली होने वाला था, और मतलब सभी पुरुषों को अधिकार नहीं मिला था वोटिंग राइट। अब फ्रांस रिपब्लिक भी बनता है। On 10th August 1792, the Jacobins stormed the palace of Turelia, massacred the king's guard and held the king himself as hostage and later imprisoned by the assembly. तो 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन लोग इतने ताकतवर हो गए देश में कि उन्होंने ट्यूरेलिया के महल पर आक्रमण कर दिया, राजा के अंगरक्षकों को मार दिया और राजा को बंदी बना लिया और उसे जेल में डाल दिया। इन द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑल मेन ऑफ 20 ईयर एज एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट ऑफ इट। जैसे ही जैकोबिन लोगों का ये मतलब कब्जा हुआ राजा के ऊपर, तो अगले साल देश में चुनाव कराए गए और 21 साल से ऊपर के सभी लोगों, पुरुषों को वोट देने का अधिकार हुआ। महिलाओं को नहीं, 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे वो धनी हो या गरीब हो। On 21st September 1792, Assembly abolished the monarchy and declared France a republic under the Robespierre and renamed Assembly as Convention. तो 21 सितंबर 1792 को असेंबली जो थी उस चुनाव के बाद उसने राजतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया और नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके कन्वेंशन रख दिया और इसका नेता रोबेस्पियर बना। तो रोबेस्पियर के नेतृत्व में 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने राजतंत्र को फ्रांस से हटा दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया और असेंबली का नाम कन्वेंशन रख दिया और 21 साल से सभी पुरुषों को वोटिंग का राइट्स मिल गया। ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 वाज गिलोटिन्ड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन। और इतना ही तक बात नहीं रुकी, 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को सार्वजनिक रूप से पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड की जगह पर
धोखाधड़ी के आरोप में फांसी दे दी गई, गुलेटिन कर दिया गया। एक विशेष तरह का हथियार था जिसमें ऊपर से तलवार गिरता था और गर्दन अचानक कट जाता था। सजा देने के लिए ये सबसे नायाब तरीका था, क्योंकि खोजा गया था कि किस तरह से लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए जो कम से कम उनको मतलब दुख हो, तो ये गुलेटिन ही निकला था। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो 21 जनवरी 1793 को राजा को गुलेटिन करने के बाद फिर उसकी रानी को भी गुलेटिन कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। रॉबेस्पियर स्टेट पॉलिसी, रॉबेस्पियर का शासन चलाने का तरीका क्या था? रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड राशन मीट। रॉबेस्पियर जो था वो गरीब तबकों की सरकार थी, तो उसने क्या किया कि हर चीज मजदूरी का मतलब एक दर तय कर दिया कि मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी, और मीट का राशनिंग कर दिया। मीट जो बिकेगा वो अब नियंत्रित मूल्यों पर बिकेगा, मनमाने दाम पर नहीं बिकेगा, एक सरकारी रेट उसका तय कर दिया गया। पीजेंट्स वेर फर्स्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसानों को ये कहा गया कि आपको अपने सारे अनाज शहरों में लाकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचना है। एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज बैंड एंड ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट एंड द ब्रेड मेड ऑफ होल व्हीट। महंगे जो आटा से बने हुए जो पावरोटी थे उसको बैन कर दिया गया, और सभी को मतलब सस्ते अनाज से बने हुए ब्रेड को, होल व्हीट से बने हुए अनाज के ब्रेड को खाने के लिए कहा गया। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीचेज एंड एड्रेसेस। समाज में बराबरी को दिखाने के लिए बहुत सारे गीत भी रचे, भाषण भी दिए गए, बहुत सारे चीज़ें की गई वहाँ पर कि समाज में लगे कि सब लोग इक्वल है। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वेयर हेंसफोर्थ सिटोयन एंड सियोचेनी। अब समाज में लोग सर और मैडम नहीं बोलेंगे, जिससे झलकता था कि लोग हाई सोसाइटी के हैं। अब सभी लोगों को इक्वल माना जाने लगा, तो अब सिटोयन और सिटोयनी बोलने की प्रथा चालू हुई। चर्चेज वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। चर्च को बंद कर दिया गया और उसको सेना के रहने के लिए कार्यालय में बदल दिया गया। रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred as to right of terror, reign of terror। तो 1793 से 1794 का साल जब रोबेस्पियर का शासन था फ्रांस में, उसे आतंक का शासन कहते हैं। एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ रोबेस्पियर मेथड्स वेयर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal, if found guilty were guillotined। तो जो पहले के नॉवल्स थे या क्लर्जी थे या पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता थे, और यहाँ तक कि उसकी पार्टी के भी जो नेता थे, अगर वो रोबेस्पियर की किसी बात से असहमति रखते थे तो उन्हें बंदी बना लिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, और एक क्रांतिकारी अदालत होती थी उससे उस पर मुकदमा भी चलवाया जाता था। अगर वो दोषी सिद्ध हो जाता था तो उसे गुलेटिन कर दिया जाता था। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। Robespierre ने अपनी शासन इतनी कड़ाई से चलाने लगा, जो भी उसकी बात से असहमत होता था उसको वो पकड़कर जेल में डाल देता था और उस पर मुकदमा चलवाकर गुलेटिन कर देता था, गर्दन धड़ से अलग करवा देता था। तो लोग त्राही त्राही करने लगे, यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी उससे नाराज हो गए और कुछ बदलाव चाहते थे। फाइनली रोबेस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1904, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। तो ऐसा वाकया हुआ कि रोबेस्पियर पर खुद ही एक चार्ज लग गया और उसे भी रोबेशनरी कोर्ट से मुकदमा चलवाकर और दोषी सिद्ध करवा के 1794 में उसे भी गुलेटिन करवा दिया गया। तो इस तरह से रोबेस्पियर से लोगों को छुटकारा मिला। रूल ऑफ डायरेक्टरी। अब द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट्स अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन जो कि समाज के गरीब तबकों की सरकार थी, उसकी सरकार गई, जैकोबिन को मौत के घाट उतार दिया गया, तब फिर से समाज के धनी लोगों के पास शक्ति आ गई शासन चलाने की। The new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society। फिर नया संविधान लागू कर दिया गया संविधान फ्रांस में, और जो लोग रिच नहीं थे उन्हें वोटिंग राइट से हटा दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब फ्रांस में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। These then appointed as a directory and executive made up of 5 members। और ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर एक डायरेक्टरी का निर्माण किया गया जिसमें 5 सदस्य होने वाले थे। पहले केवल एक नेशनल असेंबली होती थी, बाद में रोबेस्पियर के गवर्नमेंट में उसका नाम कन्वेंशन हो गया। लेकिन अब जब जैकोबिन क्लब का गवर्नमेंट रोबेस्पियर का गवर्नमेंट
खत्म हो गया तो फिर मिडिल क्लास रिच पीपल के पास शासन आ गई, फिर उन्होंने नया संविधान लागू कर दिया और रिच लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया। और इस बार उन्होंने एक नेशनल असेंबली की जगह पर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया और उसके ऊपर एक डायरेक्टरी का निर्माण किया जिसमें 5 सदस्य होने वाले थे। दिस वाज मेंट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो ऐसा इसलिए किया गया कि पहले तो नेशनल असेंबली भी थी, लेकिन रॉबेस्पियर ने जिस तरह से आतंक का शासन किया था, एक आदमी के हाथ में पूरी शासन आ गया था, इस बात से भय खाते हुए वहां के लोगों ने सोचा कि एक आदमी के हाथ में पूरे शासन की शक्ति न चले जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह का किया कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे और एक डायरेक्टरी होगा जिसमें 5 सदस्य होंगे। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन साउट टू डिसमिस देम। लेकिन ये जो शासन व्यवस्था आई ये भी सुचारू रूप से नहीं चल पाती थी, हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के लोगों के बीच में अनबन होती रहती थी और हमेशा टसल चलते रहता था। The political instability of directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte। तो इस तरह से जो अव्यवस्था वाली जो सरकार चल रही थी, सरकार हमेशा कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी, डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमेशा मतलब प्रॉब्लम टसल्स होते रहते थे, प्रॉब्लम चलते रहता था, डिसमिस होते रहते थे। तो उसी का मौका का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो सेनापति था। Rule of Napoleon, an army chief under King Louis XVI named Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France in 1804। तो सेना का प्रमुख जो कि लुई 16 के समय भी रह चुका था, उसने अपने को देश का शासक घोषित किया 1804 में। As a modernizer, he sent out to the conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms। तो अब वो फिर एक बार राजतंत्र वापस लाया नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में वो फ्रांस की शक्ति अपने हाथ में, गद्दी अपने हाथ में ले ली, पावर अपने हाथ में ले लिया और वो सेनापति था। और उसके बाद उसने मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया और अपने ही देश में नहीं बल्कि अगल बगल के पड़ोसी देश में भी, और वहाँ वो किंगडम्स की स्थापना करना चाहता था जिसमें लोगों को बहुत सा लिबर्टी मिलेगी, राजतंत्र खत्म होगा। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे उसने कार्य किए, लोगों को मतलब बहुत नए नए कानून बनाए, जिसे क्लास 10th में हम लोग नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ेंगे। लोगों के अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार लोगों को दिया और एक समान वेट एंड मेजरमेंट्स के नियम लागू किए। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people। शुरू में फ्रांस में और यूरोप के पड़ोसी देशों के लोगों ने सोचा कि जो नेपोलियन है एक तरह से वो राजतंत्र से छुटकारा दिलाएगा, बहुत सारी सुविधाएं जनता को देगा, लेकिन बाद में उनका आशा निराशा में बदल गई। बट soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी देशों के लोगों ने देखा कि नेपोलियन की सेना तो आक्रामक सेना है, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। वो सेना में अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करना चाहता था, लेकिन वो कहता था कि मैं लोगों को राजतंत्र से छुटकारा दिलाऊंगा और आप लोगों को बहुत सारे लिबर्टी दूंगा, जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। 1790 के दौरान उसने मतलब आक्रमण भी बहुत किए थे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो यूरोप की 4 महाशक्तियों ने, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर 1815 में उसे हरा दिया। कंसिक्वेंसेस, इसका परिणाम क्या हुआ? जनरल कंसिक्वेंस, इट एबॉलिश सेंसरशिप, फ्यूडलिज्म एंड एंडेड। फ्रांस की क्रांति का नतीजा यह हुआ कि सेंसरशिप समाप्त हो गया, सामंतशाही प्रथा समाप्त हो गई और सुविधा पर आधारित शासन मतलब समाज जो फ्रांस में थी वो खत्म हो गई। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी इन आइज ऑफ लॉ। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था वो फ्रांस की 79 के संविधान की शुरुआती इस वाक्य से शुरू होती है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसने लोगों को फ्रीडम और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी और लोगों को कानून के सामने बराबर कर दिया। द रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप एंड एशिया। इस क्रांति ने एशिया और यूरोप के लोगों को भी बहुत मतलब इंस्पायर्ड किया, उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना। पीपल इन कॉलोनीज वेयर री एनर्जाइज्ड एंड लॉन्च मूवमेंट्स टू गेन फ्रीडम। जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था, जहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों अपने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना के रखा था, वहाँ पर भी लोगों में एक नई आशा की किरण जगी और वहाँ के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ गए। इंडिया में भी मतलब इसका प्रभाव पड़ा था। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर 2 एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान और राजा मोहन रॉय जैसे व्यक्ति भारत में जो थे, ये फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए थे और लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे।
एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, ये दास व्यापार जो था 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बर्डेक्स और नाइन्टीज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फॉर द लोकल चिफ्टेंस। तो ये दास प्रथा क्या था कि मजदूरों की, गुलामों को खरीद बिक्री की जाती थी। सबसे पहले फ्रांस के व्यापारी जो थे नावों में सवार होकर अफ्रीका के तटों पर जाते थे और वहाँ के मुखियों से बहुत गुलाम को खरीदते थे। आदमियों को गुलाम कहते थे, उन्हें जंजीर में बांध कर रखा जाता था क्योंकि उन्हें चाय के बागानों में काम कराना था। इन कैरेबियंस दे वेर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और फिर उन्हें कैरेबियन प्रदेशों में, जहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह जैसे टापू वाले देश हैं, वहाँ पर ले जाकर उन्हें प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाले के पास भेज दिया जाता था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वेर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस इस तरह के व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन पूरे 18th सेंचुरी में इस तरह के मतलब मानव का व्यापार करना, मानव को गुलाम बनाकर खरीदना बेचने पर कोई मतलब चर्चा नहीं होती थी। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेटेड बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड। तो नेशनल असेंबली में इस पर बहुत लंबी लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई कानून इसको रोकने के लिए नहीं बना। उन्हें डर था कि कहीं व्यापारी लोग इसका मतलब नाराज ना हो जाए। इन 1794 जैकोबिन रिजिम एबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। अगेन इन 1804 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड इट। 1794 में जैकोबिन का जब शासन चल रहा था तो उसने इसको बंद कर दिया था, लेकिन 1804 में नेपोलियन ने फिर शुरू कर दिया। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस इन 1848। 1848 में अंततः जब फ्रांस पूर्णतः रिपब्लिक बन गया तब ये खत्म हो गया। रोल ऑफ वोमेन, वोमेन का क्या था रोल? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वोमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्यूशन। शुरू से ही महिलाएं क्रांतियों में या राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी। In order to discuss and voice their interest, women started their own 60 political clubs and newspaper। हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला था, उन्हें भी कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले थे। तो इस तरह की बातों को देखते हुए महिलाओं ने अपने भी क्लब बनाने और पॉलिटिकल क्लब बनाए। लगभग 60 से ज़्यादा पॉलिटिकल क्लब बने और न्यूज़पेपर वो निकालती थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज। शुरू से ही महिलाओं का ये डिमांड रहता था कि उन्हें भी वोटिंग राइट्स मिले, वो भी असेंबली के लिए चुनकर जाएं और वो भी सरकारी पदों पर नियुक्त हो। ड्यूरिंग जैकोबिन रिजाइम द गवर्नमेंट मेड स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर। महिलाओं के लिए थोड़ा सा काम हुआ जैकोबिन शासन के समय में, महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह मैंने जाना जरूरी कर दिया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब जैकोबिन शासन के समय में महिलाएं की इच्छा के विरुद्ध उनके पिताजी शादी नहीं कर सकते थे। डाइवोर्स वाज मेड लीगल। अगर किसी पुरुष से उनके रहने की सहमति नहीं हो तो डाइवोर्स की भी प्रथा शुरू हुई। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वोमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। देखिए कितना बाद में जाकर 1946 में महिलाओं को वहां को वोटिंग राइट्स मिला। So in this way we come to the story of French Revolution, and I think you might have known many ideas and it will be helpful to you. Okay, to all of you.